हेलो स्टूडेंट्स। कल की जो हमारी क्लास थी टूल्स एंड टेक्निक्स इन साइटोलॉजी, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करते हुए, कल हमने पूरा माइक्रोस्कोपी के बारे में बात किया था। आज हम जो और टेक्निक्स हैं साइटोलॉजी और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बायोलॉजिकल स्टडी यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी हमें करनी है। तो हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? एक्सरे डिफ्रैक्शन को। इज़ इट क्लियर? जैसे आप जानते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वो तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन उसका 3 डायमेंशन मॉडल जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? रोसलैंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के द्वारा। और उसमें कौन सी टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इस टेक्निक में होता क्या है? इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनल के अंदर, उस पर हम एक्सरे एमिट करते हैं। जैसे ही एक्सरे को हम इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से वो एक्सरेज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकरा कर के स्कैटर्ड होगी और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में मूव करेगी। और उन एंगल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स की जो इंटेंसिटीज़ है वो अलग होने की वजह से इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये एक्सरे हम इंसिडेंट कर रहे हैं इस पे, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल ए बी सी डी यहाँ से टकरा कर के ये एक्स रेज हैं जो स्कैटर्ड हो रही है, तो एक एंगल जनरेट कर रही है और इस एंगल से हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो कोई भी सेल ऑर्गेनल है उसमें जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उन सब पे जब हम एक्सरे डालते हैं तो वहाँ से उनकी अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से वो सारे उसमें अलग अलग इमेजेस में दिखाई देते हैं। इज़ इट क्लियर? इस टेक्निक को हम जनरली, मैंने बताया ये तो डिफ्रैक्शन रेडिएशन पर बेस्ड है टेक्निक। इट डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कंपोनेंट है पूरा डीएनए तो एक मॉलिक्यूल नहीं है, पूरा न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड का ओरिएंटेशन किस तरह से है, क्योंकि उसके अंदर शुगर कहाँ अटैच्ड है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप्स कहाँ हैं, नाइट्रोजनस बॉन्ड कहाँ हैं, ये सारा ओरिएंटेशन हम किस टेक्निक से पता लगा पा रहे हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। इज़ इट क्लियर? तो हम उसका एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपाउंड का एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पता लगाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको इमेज दिखाई देती है वो 3D इमेज बन के आती है। तो सेल्स के अंदर हम स्पेशली प्रोटीन की स्ट्रक्चर जानने के लिए, डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर और भी रिज़र्व फूड जो मटेरियल है उनकी स्ट्रक्चर जानने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसे मैंने बताया अभी आपको, डीएनए की भी हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा ही पता लगाया था 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम एक्सरे डिफ्रैक्शन देख चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है? ये जो टेक्निक है ये डायरेक्ट यूज़ करती है रेडिएशन को। यानी कि हमें जिस मॉलिक्यूल्स का, एक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स का, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का पता लगाना है या डीएनए के सीक्वेंसिंग का पता लगाना है, तो उस मॉलिक्यूल में हम स्पेसिफिक रेडियो आइसोटॉप से उसको लेबल कर देते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जैसे आप देख रहे हैं, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्राइटेनियम यानी हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, कार्बन 14 आइसोटॉप यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस 32 आप यूज़ कर सकते हैं, सल्फ़र का S35 यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम 45 एंड आयोडीन का 131 वाला आइसोटॉप आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम देखते हैं जो बैंडिंग पैटर्न, पहले हम डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर उसको हम स्टेन करके जब ऑटो रेडियोग्राफ उसका बनाते हैं, तो वो ऑटो रेडियोग्राफ में हम क्या करते हैं, उसको हाइब्रिडाइज करा के प्रॉब से उसको स्पेसिफिक
आइसोटॉप से लेबल कर देते हैं और फिर उसको किस में हम देखते हैं, एक्सरे के द्वारा उसका ऑटोबायोग्राफी करके ऑटोग्राफ्स देखते हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ दिखाया है आपको, देखिएगा हमने क्या किया है कि इस फिल्म के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि, लेकिन हमने उनको रेडियो आइसोटॉप कर दिया है। यहाँ से जब एक्सरे के ऊपर आएगी इस पर्दे, एक्सरे के थ्रू जब हम इसको एक्सरे फिल्म पे देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से पूरी इमेज इसकी दिखाई देगी, बैंडिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। डीएनए को हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम पहली बात, एक तो इसमें डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है, हाइब्रिडाइज किया हमने और डायरेक्ट उस पर एक्सरे डाला। लेकिन मॉलिक्यूल्स को रेडियो आइसोटॉप करना ज़रूरी है। जैसे जब उस पर लाइट आएगी तो वो मॉलिक्यूल्स लाइट को एमिट करेंगे यानी बाहर निकालेंगे और वो लाइट पर्दे पे आपको दिखाई देगी। इज़ इट क्लियर? इट इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूल्स, द डिटेक्शन ऑफ दियर प्रेजेंस, फोटोग्राफिक टेक्निक, जैसे ही आप उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड कर दिया, उस पर एक्सरे डाला तो जो मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन 14 आपने यूज़ किया है तो कार्बन ही है जो केवल क्या करेगा, एक्सरे से जो लाइट है उसको एमिट करेगा और कार्बन की पोजीशन को उसमें आपको दिखाएगा। बाय दिस टेक्निक वी कैन डिटेक्ट पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है, लेकिन फूड का ट्रांसलोकेट पूरे प्लांट में हो रहा है, रूट में भी फ्रूट तक जा रहा है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाला कार्बन 14 ले लें, कार्बन 14 है तो रेडियो आइसोटॉप आपने कर दिया। अब फूड बन रहा है लीफ में, किस फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में, और सभी में ही कार्बन है। तो अगर हम उस पर एक्सरे द्वारा उसका ऑटोबायोग्राफ बनाएंगे तो पूरा पाथ, पूरा रास्ता आपको दिखाई देगा कि कार्बन कहाँ फिक्स हो रहा है और कहाँ मूव करता हुआ फाइनली कहाँ स्टोर हो रहा है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम मेटाबॉलिक पाथवेज और सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए सीक्वेंसिंग, वहाँ इसको यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये टेक्निक है जो रिसेंटली और बहुत ज़्यादा इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में यूज़ की जा रही है। तो क्लियर है ऑटो रेडियोग्राफी? तो इसका एक ही प्रिंसिपल है कि इसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसको रेडियो लेबल्ड करना होगा और एक्सरे के द्वारा उसका इमेज हम पर्दे पे देख पाएंगे। इज़ इट क्लियर? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑटो रेडियोग्राफी दोनों क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, थर्ड हमारी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने इतने प्रैक्टिकल्स किए हैं। तो प्रेसिपिटेट लेने के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जिससे आप देखते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं। तो पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगेशन को हम क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का। जैसे आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करनी है, भाई लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल को जब आप लाइटिंग करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें से आप माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अलग करना है तो कैसे करेंगे हम, उस फ्रैक्शन में से, यानी कि उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल में से इंडिविजुअल जो ऑर्गेनल है उसको अलग करना है तो हमें यूज़ करना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम क्या करेंगे, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से जो जितना भारी होगा वो सबसे नीचे, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, ये सारे अरेंज होते चले जाएंगे और सारे ऑर्गेनल्स हैं जो सेपरेट हो जाएंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो जनरेट करेगा वो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगल मशीन। केमिस्ट्री वगैरह लैब में तो हमने सिंपल फॉर्म में हमने देखा था सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स आ गई हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द वेरियस कंपोनेंट्स मूव इन द मीडियम
with different speed depending upon their size and density। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल में अलग अलग डेंसिटी वाले, अलग अलग साइज़ वाले सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जब उन ऑर्गेनेल्स को सबको हम मिला कर के सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स होती हैं, उनमें एक मीडियम डाला जाता है, और बताएंगे कौन सा मीडियम है वो। उस मीडियम में जब हम पूरे कंपोनेंट्स को डाल देते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सब अपने अपनी डेंसिटी और साइज़ के हिसाब से, सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, सारे अरेंज हो जाएंगे। इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक मोटर ड्राइव मशीन होती है जो घुमाएगी उसको। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन भी बहुत सारे टाइप की हो सकती है। इट कैन बी सेवरल टाइप्स। एक है नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज। नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये देखिए आपने, ये मशीन है जो बहुत बार देखी भी होगी, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होती है, और आजकल तो केमिस्ट्री लैब में भी हम इनको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इज़ इट क्लियर? अब इस मशीन में हम क्या करेंगे, क्यों और क्या काम आएगी ये क्या करेगी कि जिन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे उनका वेट और डेंसिटी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं इनके साइज़ में और इनकी डेंसिटी में। तो काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से हम इस नॉर्मल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज मशीन से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें इसका रोटेट, यानी कितना इसका रोटेट होता है, 1 मिनट में ये कितनी बार ये रिवोल्यूट करता है, तो 5000 रोटेशन पर मिनट, या रिवॉल्यूशन, नॉट रोटेशन, रिवोल्यूशन पर मिनट ये घूमता है। और जिन मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं, तो उन्हें अलग करने में हम इसको काम में लेता है, जिसका इमेज मैंने आपको अभी दिखाया है। अब आजकल रिसेंटली हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स आ गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, जिनकी रिवोल्यूशन स्पीड है जो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 50,000 से 1,00,000 रोटेशन पर रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 1,00,000 बार घूम जाती हैं। और ये इसे हम कहाँ काम में ले रहे हैं, इसको हम काम में लेते हैं, वी कैन यूज़ इसे हम लेस डिफरेंसेस, जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करने, उनको अलग करने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल वाली मशीन से तो जिनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों मशीन्स को हमारी, तो वी कैन यूज़ एनी वन फॉर स्पेसिफिक, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इन दोनों जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और दोनों का इमेज मैंने आपको दिखाया है। ये क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसका रोटेशन है जो 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और ये है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जो पूरा डिजिटली इसके ऊपर आता है, रेवोल्यूशन कितनी स्पीड में हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बहुत फास्ट ये रिवोल्यूट करेगा, और जितने भी हमारे कम डिफरेंसेस डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको सेपरेट करने में ये हेल्प करेगा। इज़ इट क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूगेशन हैं, ये तो मशीन की स्पीड के बेसिस पे हमने इनका टाइप बताया था। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूगेशन है। पहला है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये देखिए टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इन्वॉल्व, देखिएगा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ देखें, इसमें जो मीडियम है वो सुक्रोज़ यूज़ हो रहा है ट्यूब के अंदर। इस सुक्रोज़ की जो डेंसिटी है उसको हम कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं। देखो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमें क्या करना है कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, सुक्रोज़, उसकी डेंसिटी को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इंक्रीज़ होगा तो हमें सुक्रोज़ की डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ देखें, जब हम इसमें इनिशियल स्टेज में थे तो सुक्रोज़ था 12,000 ग्राम, और फिर धीरे धीरे जैसे स्पीड पकड़ा इसने तो 65,000 ग्राम 2 आवर के अंदर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब कैसे काम करेगा ये?
आफ्टर ग्रेडियंट फॉर्मेशन, जैसे हमने ग्रेडियंट बना लिया सुक्रोज का, होमोजेनेट यानी सेल फ्रिक्शन, सेल के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सबको यहाँ ऐड करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर सस्पेंड कर रहे हैं सेल फ्रिक्शंस को इसके अंदर, ठीक है। फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन कंपोनेंट ऑफ होमोजेनेट, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है, यानी समूह है जो मॉलिक्यूल्स का या ऑर्गेनल्स के समूह है, वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, मूव डिफरेंट स्पीड्स एंड फॉर्म्स ए बैंड्स एट डिफरेंट पोजीशन। देखिएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसे ही मैंने इसमें सेल फ्रिक्शन हम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर सेल फ्रिक्शन ऐड किया, इसको घुमाया, इसको घुमाने के बाद आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनल हैं, जैसे माइक्रो बॉडीज़ हैं, इनका साइज़ या इनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से देखिएगा ये एकदम बॉटम पे सेटल हुए हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इनसे हल्का है, वो वहाँ सेटल हुआ है। फिर आप देख रहे हैं लाइसोसोम और लाइट है, तो यहाँ अरेंज हो रहा है। तो इस तरह से सारे ऑर्गेनल्स हैं या सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब अरेंज होते हुए चले जाते हैं। तो समझ में आया, ये बैंडिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ये हमने सुक्रोज का डेंसिटी ग्रेडियंट लिया, इसके अंदर हमने सेल को फ्रिक्शन डाला, यानी सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाले और सेंट्रीफ्यूज़ किया। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद आपने देखा कि अलग अलग सारे ऑर्गेनल्स हैं जो अरेंज हो गए हैं अलग अलग बैंड्स पर। इज इट क्लियर? हम इस टेक्निक को क्या और बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो नॉन एज आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है सुक्रोज़। सुक्रोज़ को हम मीडियम की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी को लगातार हम बढ़ाते रहते हैं। और दूसरा टाइप है बॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। बॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम? मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉयंसी डेंसिटी। बॉयंसी का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ऑर्गेनल्स हैं वो सरफेस पे फ्लॉट करते रहते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि उनका क्या डेंसिटी है, क्या शेप है, क्या साइज़ है। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये उनकी बॉयंसी, तैरना, पानी में तैरने के बेसिस पे, प्लावन जिसे हम बोलते हैं ना, उत्प्लावन, कोई ज़्यादा उत्प्लावित होता है, कोई कम होता है, उसके बेसिस पे हम इनको सेपरेट करेंगे। इट नॉट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। इज इट क्लियर? इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज। या तो हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन सुक्रोज की यूज़ करनी पड़ेगी, या हम सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, देखिएगा, अगर आपको याद हो तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ किया था किसने? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। और उन्होंने क्या यूज़ किया था? N14 रेडियो आइसोटॉप यूज़ किया था। और उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से करता है। इज इट क्लियर? तो उन्होंने जो मीडियम लिया था ट्यूब के अंदर, अगर आपको याद हो तो उन्होंने यूज़ किया था सीजियम क्लोराइड, और उसके बेसिस पे उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया था कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो किससे करता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। तो ये टेक्निक हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम पहले अगर इन टेक्निक्स को जान लेंगे, प्रैक्टिकली अगर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आगे हम देखेंगे कि सेल के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो इजीली हर चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो कुछ टेक्निक्स और हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।